हाँ, गुड हेलो। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हर्ष, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी सर, मैं टोंक से हूँ सर। टोंक से बिलोंग करते हैं और आपने आईआईटी से इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, आईआईटी खड़गपुर से आपने बीटेक किया है। जी सर। तो पहली बात, आईआईटी करने के बाद, बीटेक करने के बाद फिर आप इस सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? क्यों? आईआईटी में तो खूब अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको। जी सर। हाँ सर, आईआईटी के जब मेरा वहाँ पर जो 4 साल का स्टे था मेरा, उस दौरान मैंने अनुभव किया कि मुझे जनता की सेवा करनी है। और मुझे लगा कि मैं पब्लिक सिविल सर्विस जो है उसके थ्रू जनता की सेवा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। इसके लिए सर मैंने सिविल सर्विस का चयन किया। कैसे? कैसे कर सकते हैं? आईआईटी से बेहतर, आईआईटी में तो बहुत अच्छी जनता की सेवा की जा सकती है। जी सर। आप जी सर, कैसे मुझे करेंगे सर इसमें? लगा। जी। बताइए। जी सर। सर यहाँ पर मुझे सर डायरेक्टली सर फील्ड पे काम करने का मौका मिलेगा, लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, उनकी समस्याएं समझने का मौका मिलेगा और उनकी समस्या समझ के उनको एक सही समाधान मैं दे पाऊंगा। जो मेरे अंदर क्वालिटीज है सर, मैं उसको एक बेहतर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में और जो समस्या है ग्राउंड पे उनका निराकरण करने में काम में ले सकता हूँ। आप में ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज है जो आपको सिविल सेवक बनाने के लिए हमको मजबूर करती है? जी सर। हाँ सर, मेरे अंदर सर लीडरशिप क्वालिटीज है। सर मैं एक अच्छा टीम प्लेयर हूँ। उसी के साथ सर मेरे अंदर सर फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग की एबिलिटी है सर। जी सर, आवाज आ रही है सर? जी, अब बोलिए आप। जी। जी सर, मेरे अंदर सर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। मेरे अंदर जी। सर टीम प्लेयर की क्वालिटीज हैं, मैं टीम में जी। रह के काम कर सकता हूँ। उसी के साथ सर मेरे पास सर फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल जो रीजनिंग है उसकी सर क्वालिटीज हैं। हम कैसे मान लें कि आप असली लीडर हैं? जी सर। सर ये हम क्वालिटीज कैसे? सर मैंने अब जी सर। बताइए। सर ये बताइए। क्वालिटीज सर मैंने कई मौकों पर दर्शाई है सर, कॉलेज के अंदर भी और अभी मैं जहाँ सेवा दे रहा हूँ वहां पर भी। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा? जी सर, खेजड़ी सर राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसका बॉटनिकल नेम बताइए। हाँ सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। आपने ऐसा कभी सुना है कि खेजड़ी के नीचे मतलब बहुत अच्छी फसलें होती है, अपन सिंपली देखते हैं तो, और नीम के जो पेड़ होते हैं उनके नीचे ऐसी फसल नहीं होते हैं, तो किसान खेतों के अंदर खेजड़ी ज्यादा लगा देते हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि नीम के नीचे मतलब अच्छी फसल नहीं होती है और खेजड़ी के नीचे ज्यादा अच्छी फसल होती है? जी सर। सर मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं गेस करना चाहूंगा। जी जी, बताइए बस आराम से। जी सर। सर मेरा मानना है कि सर जो खेजड़ी जो वृक्ष है सर, उसका सोइल के साथ जो रिलेशन है वो सोइल को नर्चर करता है सर। सोइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करता है। जो कंपोनेंट्स होते हैं एनपीके, जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, जो कंपोजिशन होता है उसको सर हम्म। वो एक सही मात्रा में बैलेंस रखता है। वहीं पर सर नीम जो है इसी जो कंपोजिशन को है इसको डिस्टर्ब कर देता है, उससे सोइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तो नीम को ज्यादातर आपको पता है हाईवे के ऊपर ज्यादा लगाया जाता है, साइड देखा होगा कभी आपने नीम के पेड़, जैसे अंदर के प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं तो हाईवे के साइड में जी। नीम को बहुत ज्यादा लगाया जाता है। तो उसका जी क्या सर। रीजन है कि नीम को हाईवे के साइड में लगाया जाता है? हाईवे के साइड जो रो बनाई जाती है वो नीम की ज्यादा बनाई जाती है, क्या रीजन है? सॉरी सर, मुझे सर एग्जैक्टली इसका नहीं मालूम। अच्छा, कोई कोई बात नहीं है ना। आप टोंक में रहते हैं ना? जी सर। प्रॉपर टोंक के आसपास कोई गांव में रहते हैं? जी सर, प्रॉपर टोंक के अंदर रहता हूँ सर, टोंक जो टाउन है उसके अंदर। अच्छा अच्छा। टोंक आसपास दूसरे कितने जिलों की सीमाओं से अटैच है? जी सर, टोंक सर 5 जिलों की सीमाओं से लगा हुआ है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। टोंक को राजस्थान में कुछ अलग नाम से भी जाना जाता है? जी सर। सर टोंक को सर कई नामों से जाना जाता है, जैसे राजस्थान का लखनऊ, हिंदू जी। मुस्लिम एकता का मस्कन, मीठे अच्छा खरबूजों का चमन, और भी सर अच्छा। कई नाम है। तो इसको महाभारत के समय किस नाम से जाना जाता है? जी सर।
सर महाभारत के सर समय इसको संवाद लक्ष्य नाम से जाना जाता था। तो क्या मतलब होता है उसका? सॉरी इस सर, शब्द का? मुझे सर इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। अच्छा, कोई कोई बात नहीं। तो अभी टॉक के अंदर कितनी आपकी पंचायत समितियां हैं, कुल कितनी पंचायत समितियां सर टोंक के अंदर कुल मिलाकर 6 पंचायत समितियां हैं सर। हैं? अच्छा, 6 पंचायत समितियां। वेरी गुड। और अभी आपके टोंक में मेरे को कोई ऐसी दो चीज बताइए जो एक टोंक में एक कचौरी वाला फेमस है, आपने भी सुना है? कचौरी है, किस जी किस सर। नाम से फेमस, किस नाम से फेमस? जी सर, टोंक के अंदर सर 3 कचौरी की जो मिष्ठान भंडार है सबसे ज्यादा फेमस है। उनमें सर एक हाँ। जैन नमकीन भंडार है सर, एक सर एक हाँ। गुरुदेव नमकीन भंडार है, और सर एक हम्म। मिथिलेश नमकीन भंडार है। कहीं मैंने ऐसे पढ़ा बुकों में लिखा हुआ धन्ना जी की कचौरी। जी सॉरी सर। एक मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा धन्ना जी की कचौरी, धन्ना जी। ऐसा इस कचौरी में ऐसा क्या मिलाते हैं कि टोंक वाले जो अलग प्रसिद्ध है? जी सर, सर धन्ना जी की कचौरी भी है ये सर, जो बड़ा कुआं क्षेत्र है उसके वहां पर इनकी दुकान है। सर इनका हम्म। कचौरी जो बनाते हैं उसके अंदर सर ये रिफाइंड ऑयल का उपयोग ना करके मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करते हैं। और इनका अच्छा। कचौरी का साइज बहुत छोटा रहता है। साथ ही जो मसाले यूज करते हैं वो इनके हम्म। खुद के घर में पीसे हुए मसाले रहते हैं, उससे इनका एक बहुत ही एक अलग स्वाद इनकी कचौरी में आता है। अच्छा 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 अच्छा। तो मेरे को ये बताइए कि और टोंक किस चीजों के लिए, कल्चरल रूप से किस चीजों के लिए प्रसिद्ध है? सांस्कृतिक रूप में किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है? जी सर। सर टोंक की सर एक गायन शैली है चार मैथ, वो काफी प्रसिद्ध अच्छा। है। उसके अलावा सर हम्म। अरबी फारसी शोध संस्था है, जी। सुनहरी कोठी है, जी। रशिया की टेकरी है सर, और हम्म। सर टोंक के अंदर हाथी भाटा है सर। हम्म। इसके अलावा सर बीसल देव मंदिर है बीसलपुर बांध के समीप। हम्म। और सर टोंक के अंदर सर नंदा जो नंदा व्यवसाय है वो भी सर काफी प्रसिद्ध हम्म। है। ये कि आपके डिगी कल्याण जी का मंदिर इसी में आता है, टोंक में? जी सर, डिगी कल्याण जी का मंदिर भी सर टोंक ही के अंदर है। काफी फेमस मंदिर है। जी सर। या कल्याण जी का क्या मतलब है? सॉरी सर, मैं एग्जैक्टली सर इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ सर। अच्छा, तो किसका मंदिर है, किस देवता का मंदिर है? सॉरी सर, मैं एग्जैक्टली अवेयर नहीं हूँ, बट अगर आपकी आज्ञा हो तो सर मैं गेस करना चाहूंगा। जी जी, बताइए। सर मेरा मानना है सर ये विष्णु भगवान का एक अवतार का मंदिर है सर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें कोई ऐसे पोल वगैरह भी बने हुए हैं क्या, मतलब जैसे हम्म, अलग अलग पोल वगैरह बने हुए हैं? ये कौन सी तहसील में आ जाता है आपकी, हम्म। ये कौन सी सॉरी सर तहसील मुझे में? सर सॉरी सर मुझे सर एग्जैक्टली सर तहसील का सर अंदाजा नहीं है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मेरे को ये बताइए, जैसे आपने आईआईटी खड़गपुर से किया है ना, जी सर। जिसमें आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है ना? जी सर। तो एक तो इलेक्ट्रिकल होता है और एक ब्रांच और होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे चलता है जी आपकी? सर। तो जी सर। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में क्या डिफरेंस जी सर। सर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है सर ये एक ब्रॉड ब्रांच है, ये एक बड़ा मीन्स ये ओवर आर्किंग ये बड़ा एक फील्ड है सर। है? इलेक्ट्रॉनिक्स इसी का एक भाग है। आज की तारीख हम्म। में सर जो इलेक्ट्रिकल है उसमें सर मेनली जो पावर सिस्टम्स है, ट्रांसमिशन है, हम्म। और जो हाई हम्म। वोल्टेज और हाई पावर के सिस्टम्स है उनका इसमें सर रिसर्च और इस पे कार्य किया जाता है। वहीं सर जो हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स है, सर हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो छोटे उपकरणों में जो जो माइक्रोचिप्स होती है और कम पावर और हम्म। कम वोल्टेज पे चलने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके हम्म। उनको लेकर इसमें कार्य किया जाता है। अच्छा, वेरी गुड। आप टोंक की दो ऐसी समस्याएं बताइए जो राजस्थान से अलग हटकर, मतलब पूरे जी राजस्थान सर। की नहीं है, टोंक टोंक की खुद की इंडिविजुअल दो ऐसी समस्या जो राजस्थान में अवेलेबल नहीं है, आप ये बताइए। जी सर। सर पहली समस्या तो जो टोंक के अंदर काफी समय से है कि टोंक जो जिला मुख्यालय है वो रेलवे से कनेक्टेड नहीं है सर, जिससे वहां पर कम्युनिकेशन में काफी परेशानी होती है। दूसरा सर जो टोंक में बड़ी समस्या है वो सर इसी से सर जुड़ी हुई है कि टोंक के अंदर सर इंडस्ट्रीज का उद्योग का विकास इतना नहीं हो पाया, उसी के चलते एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है काफी कम है वहां पर।
इनको आप कैसे दूर करेंगे? जी सर। सर इसके लिए सर जो रेल जी सर। हाँ हाँ, पूछिए, बोलिए बोलिए। अ, जी सर, इसके लिए जो रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं है उसके लिए सर प्रस्ताव भेजा जा सकता है कि टोंक को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। दूसरा सर, जब तक रेलवे कनेक्टिविटी नहीं होती तब तक रोड के मार्ग से एक फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा सकता है, और जिससे कि जो गुड्स है उनका ट्रांसपोर्ट होने में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा सर, जो एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रीज का है, तो सर टोंक के अंदर कुछ बहुत ही पारंपरिक सर व्यवसाय है, उनको बढ़ावा देने के लिए स्कीम्स लाई जा सकती है। साथ ही जो टोंक के उद्यमी हैं, टोंक के जो निवेशक है, और बाहर के और राजस्थान के निवेशक है, उनको सर प्रोत्साहित किया सकता है टोंक में निवेश करने के लिए, जिससे वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सकती है। वेरी गुड। आप मेरे को ये बताइए, जैसे आपको मैं सिचुएशन दे रहा हूँ, आप उस सिचुएशन कैसे डील करेंगे, है ना? जैसे आप एक क्षेत्र है जहाँ पर आप एक एसडीएम अपॉइंटेड है, वहां जी सर। पर, समझ रहे हैं, सिचुएशन को समझना, आपको उसका सिचुएशन को डील कैसे करना है वो बताना, ठीक है? जी आप सर। एक क्षेत्र में एसडीएम लगे हुए हैं और वहाँ के लोकल एमएलए साहब है, वो काफी समस्याएं लेकर आपके सामने आते हैं, पर वो समस्याएं आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो ऐसा कर देते हैं कि वहां बाहर धरना दे देते हैं, काफी देर धरने तक बैठे रहते हैं, फिर वो धरना हिंसक रूप से, मतलब उपद्रव के रूप में आ जाता है और आपके ऑफिस को और आपको घेर लिया जाता है। उस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकलेंगे और उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? जी सर। हाँ सर, अगर ये उनकी जो समस्या है कि वो कुछ सुझाव लेके आते हैं उस पर काम नहीं होता, तो सर मैं अपने जो उच्च अधिकारी होंगे उनसे सर मैं परामर्श लूंगा इसमें कि ये इनके प्रस्ताव हैं, इन पे क्या किया जाना चाहिए। उनकी मैं राय अवश्य लूंगा इस पे। मुझे जो मेरा विवेक से और उनकी जो राय से मुझे लगेगा, मैं जो संबंधित एमएलए हैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा। साथ ही में उनके जो समर्थक है वहां पर जो नहीं, वो घेराव समझ ही करते नहीं रहे। रहे। आप घेर चुके हैं, वो समझ नहीं रहे, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपको घेर लिया उन्होंने क्या? जी सर। आपको घेर, आप आपके ऑफिस को घेर चुके हैं बाहुबल के साथ। आप क्या करेंगे? सब कुछ आपने ट्राई कर लिया, पहले ट्राई कर चुके हैं, लास्ट में वो हिंसक हो गए, आपको घेर लिया, आप क्या? सर अगर मेरे पास में सर कोई सर विकल्प नहीं बचेगा, तो मुझे सर वहां पर पुलिस बल की सहायता लेनी पड़ेगी, जिससे सबसे पहले मैं अपनी और अपने ऑफिस की जान और माल की सुरक्षा कर सकूं। उसके बाद सर मैं जो उच्च अधिकारी हैं और जो सर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मुलाकात करके उनकी सलाह लेकर के आगे का एक्शन तैयार करूंगा। ये क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ। राजस्थान में जो भी अपने काफी ट्राइबल्स काफी ज्यादा हैं, आपको पता भी है, दक्षिण राजस्थान में काफी ट्राइब्स हैं, जनजातियां काफी ज्यादा हैं। वर्तमान में भी प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर जाके मेरे को सोच कर बताइए कि उनकी दो वास्तविक समस्याएं क्या है, और उनको आप अपने लेवल पर, सरकार की पॉलिसी तो छोड़ दी, आप अपने लेवल पर मतलब उनको सॉर्ट आउट कैसे करें? जी सर। सर एक सबसे बड़ी जो समस्या जो जनजातियों में देखने को मिलती है वो होती है सर अंधविश्वास को लेकर के। वो हम्म जो अंधविश्वासी चीजें होती हैं उनमें विश्वास करते हैं, साइंस को सर वो जो मॉडर्न साइंस है और जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उनको अपनाने से थोड़ा सा उनमें भय रहता है। दूसरा सर, जो आदिवासी जो लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं सर, उनको सर रोजगार के अवसर नहीं मिलते, और वो जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो हम्म उनके सामने रोजगार को लेके बहुत बड़ी समस्या है, जिससे वो डेट ट्रैप में चले जाते हैं, वो कर्ज में डूब जाते हैं सर। हम्म। सर इनका समाधान सर ये हो सकता है कि उनको जागरूक बनाया जाए, उनको कुछ प्रदर्शनी दिखाई जाए, और उनको जो भय है, जो भी उनको डाउट्स है, जो अंधविश्वास को लेकर के, उसको दूर करने के लिए सर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। और उनको डोर टू डोर कैंपेन चला करके उनको अगर किसी बीमारी का उनको इलाज करवाना है तो उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू ये बताया जाए कि जो साइंटिफिक तरीका है, जो मेडिकल फैसिलिटीज है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है अंधविश्वास से। दूसरा सर, जो रोजगार और उनका रोजगार और उनका जो एग्रीकल्चर को लेकर है, तो उनको सर मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में जागरूक किया जा सकता है, मॉडर्न इनपुट्स के बारे में। साथ ही सर उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए सर वहाँ के जो लोकल सर रिसोर्सेज हैं और जो लोकल अपॉर्चुनिटीज है उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार स्कीम्स ला सकती है, जिससे वहाँ के लोकल पर्यटन को और उनके जो लोकल जो प्रोड्यूस होती है वहाँ पर जो उनके उत्पाद है उनको बढ़ावा मिलेगा। उससे सर उनके रोजगार में भी वृद्धि होगी। गुड गुड गुड। अब मेरे को ये बताइए, जैसे आप तो आईआईटी से थे, तो मैथमेटिक्स थी,
अब आजकल तो सिविल सर्विसेज में तो सामान्य ज्ञ चाहिए होते हैं, जो नॉर्मल, जो सामान्य सब नॉलेज रखते हैं। तो आईआईटी है वो, मतलब आपके यहाँ प्रशासन में आईआईटी की डिग्री क्या हेल्प कर पाएगी आपको? आपने क्यों बीए कर लेते, बीटेक करने का आवश्यकता है? जी सर। सर आईआईटी के अंदर सर जाने से सर वहाँ पर जो अनुभव है उसमें सर कई सारी क्वालिटीज डेवलप होती है सर। सर सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी डेवलप होती है सर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। और सर इसी के साथ वैल्यू न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो मैंने वहाँ डेवलप की। साथ ही सर चीज़ों को सर जो नज़रिया होता है साइंटिफिक नज़रिए से देखने का जो एक क्वालिटी वो डेवलप होती है, इसको साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते हैं। साथ ही सर ऑब्जेक्टिविटी की क्वालिटी मैंने वहाँ डेवलप की। और फैक्ट बेस्ड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसको भी वहाँ मैंने डेवलप किया। तो सर यही सब क्वालिटीज मेरे को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सर फील्ड में काफ़ी मदद करेगी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने में। वेरी गुड, वेरी गुड। सर नेक्स्ट ले सर। जी न, दिनेश सर। नमस्ते हर्ष जी। नमस्ते सर। हर्ष जी, आपकी जो हॉबी है वो प्लेइंग बैडमिंटन और वॉचिंग फुटबॉल है। जी सर। तो बैडमिंटन जो फुटबॉल है उसमें इंडिया का क्या है अभी, क्या रैंकिंग है इंडिया की अभी? सर अभी नरेंद्र सर वर्तमान में वीडियो सर ऑफ कर इंडिया दें। 127वें पायदान पे है सर। नरेंद्र सर वीडियो ऑफ कर दें। इतना बड़ा देश है, इतनी पॉपुलेशन है, इतने स्टेट है, 140 करोड़ की आबादी है, उसके बावजूद 127वीं रैंक होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? छोटे छोटे देश है, वो इतनी अच्छी रैंकिंग के साथ ऊपर है, लेकिन इंडिया अच्छी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अभी 127वीं पोजीशन पे है, जो काफी खराब है। आप क्या मानते हैं इसके पीछे कारण? जी सर। सर इसके पीछे सर कई कारण है सर। सर हम्म। हिस्टोरिकली हमारे यहाँ पर जो फुटबॉल है वो 1930s में स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश के द्वारा। उस समय सर हमारी जो टीम थी काफी अच्छी हुआ करती थी। 1948 से 1960 तक हमने ओलंपिक भी खेले और 1956 ओलंपिक के अंदर सर हम फोर्थ प्लेस पे रहे थे। लेकिन हम्म। सर एक ऐतिहासिक भूल हो गई थी जो भारतीय फुटबॉल संघ था उससे। 1950 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके सर लिए इंडिया ने क्वालिफाई किया था। उसमें सर इन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप में ना भेजने का फैसला लिया और उसके बाद जो सक्सेसिव वर्ल्ड कप्स हुए उनके अंदर भी सर इंडिया को नहीं भेजा सर। उससे सर जो कल्चर है फुटबॉल का वो इंडिया में पिछड़ता गया और इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस वर्ल्ड लेवल से काफी कम हो गई। तो जब बाद में 1980 के दशक में जब भाग लिया तो इंडिया काफी पीछे हो चुका था सर। तो एक कारण ये है। दूसरा कारण सर ये है कि इंडिया के अंदर सर जो फुटबॉल का जो कल्चर है वो क्रिकेट या बाकी जो पॉपुलर स्पोर्ट्स है उनकी तरह सर पूरे ऑल ओवर द इंडिया नहीं फैला हुआ सर। ये सिर्फ कुछ ही भागों में देखने को मिलता है देश के, जैसे कुछ राज्यों में गोवा, केरला, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं ये ज्यादा वहीं सीमित है। जो हिंदी हार्टलैंड है सर उसके अंदर इसका इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी, इसको इतना ज्यादा परसू नहीं किया जाता। सर एक कारण ये हो सकता है इसका कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर वो सर अप टू द मार्क नहीं है, सेफ्टी के हिसाब से भी और प्लेयर ग्रुप के हिसाब से भी। सर जो यंग टैलेंट है उसको सर नर्चर नहीं किया जाता। जो बाकी छोटे देश हैं उनसे हम इसलिए पीछे हैं क्योंकि वहां पर जो फुटबॉल है उसको जो प्लेयर्स है, यंग प्लेयर्स, उनको बहुत यंग एज से नर्चर किया जाता है। सर एक इंस्टीट्यूशनल भी इसके अंदर कमी है हमारे यहाँ पर। टीयर जो जो लीग्स होती हैं सर, डोमेस्टिक लीग्स, उनका सर बहुत अच्छे से उनका स्ट्रक्चर नहीं है। प्रमोशन नहीं होता, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है सर, उनका प्रमोशन नहीं होता। और उसके अंदर सर रेलीगेशन और यंग प्लेयर डेवलपमेंट की सुविधाएं नहीं है। तो हर्ष जी, जो आप बता रहे थे कि भाई जो यंग प्लेयर है उनको ट्रेंड नहीं किया जा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो उसके लिए क्या भारत सरकार कुछ प्रयास कर रही है, या फिर अभी भी हम क्रिकेट और आईपीएल के पीछे ही भाग रहे हैं, या फिर फुटबॉल को भी आगे वर्ल्ड लेवल का जो स्ट्रक्चर है या उस तरह के प्लेयर है कि भाई इंडिया की जो रैंक है वो टॉप 10 है, टॉप 50 है, उस तरह की कोई रैंकिंग हो, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं? जी सर अवश्य सर। सर भारत सरकार इसके लिए सर काफी प्रयास कर रही है सर। इसके लिए सर छोटे शहरों के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। सर जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको बाहर भेजने के लिए स्कीम से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा है, न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जा रहा है उनको। और सर मेडल्स जीत के आते हैं उनको प्राइज भी दी जा रही है जिससे सर बाकी लोग भी इस खेल को खेलने के लिए मोटिवेट हों।
जैसे जो यंग प्लेयर है उनको इस खेल में आगे ले जाने के लिए, जो स्कूल लेवल के प्लेयर है, कॉलेज लेवल के प्लेयर है, उनको आगे ले जाने के लिए कुछ भारत सरकार का कोई कोई बड़ा कोई स्कीम्स वगैरह है अभी जो आपके ध्यान में हो? ये सर, इसके लिए सर भारत सरकार खेलो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन करती है सर। उससे सर हम्म। जो प्लेयर्स है उनको यंग एज में आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उनको नर्चर किया जाता है आगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए। तो ऐसे प्लेयरों को क्या जो सुविधाएं हैं, बेनिफिट्स है वो दिए जाते हैं, जिनका खेलो इंडिया यूथ में वो चयन होता है, उसके बाद में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो कितने प्लेयर को क्या सिलेक्ट किया जाता है और उनको क्या क्या सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जाती है? सॉरी सर, मैं सर एग्जैक्ट प्रोविजंस और इनके जो फैसिलिटीज उनके बारे में अवेयर नहीं हूँ सर। नहीं, ये चीजें तो जैसे आपने जो स्पोर्ट्स एंड योगा जो पोर्शन है आपने मेंस में, उसमें भी पढ़ा होगा आपने। हाँ सॉरी सर, बट अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं उसको। चलो ठीक है। इसमें जैसे फुटबॉल में दो तरह के कार्ड्स दिखाए जाते हैं। जब गेम चल रहा हो तो प्लेयर जो मिसकंडक्ट करता है या फिर किसी भी तरह का जो गेम के अकॉर्डिंग जो नहीं होता है, उनके लिए उनको दो तरह के कार्ड्स दिखाए जाते हैं। कौन कौन से कलर्स के वो कार्ड होते हैं? ये सर येलो कार्ड होता है एक, दूसरा सर रेड कार्ड होता है। येलो कार्ड और रेड कार्ड क्यों दिखाए जाते हैं किसी प्लेयर को, मतलब उनके क्या इम्पेक्ट होते हैं जब किसी प्लेयर को येलो कार्ड दिखाया जाता है और किसी को रेड कार्ड दिखाया जाता है, तो उनका इम्पेक्ट क्या होता है? जी सर। सर अगर जो ऑफेंस होता है, अगर वो बहुत ज्यादा मेजर नहीं होता, माइनर ऑफेंस होता है बट पनिशेबल हम्म। होता है, उसके लिए सबसे पहले येलो कार्ड दिखाया जाता है। हम्म। अगर फिर से एक और वैसा कोई उसी तरीके का एक और माइनर ऑफेंस करते हैं, उसके लिए सर एक और येलो कार्ड दिखाया जाता है। दो येलो कार्ड सर जब एक ही मैच में मिल जाते हैं तो वो रेड कार्ड तब्दील हो जाते हैं। सर डायरेक्टली अगर बहुत बड़ा ऑफेंस कर देते हैं, जैसे दूसरे प्लेयर को इंजर्ड कर दिया या फिर हैंड बॉल कर दिया पेनल्टी एरिया में, या गोल रोकने की कोशिश करी हाथों से, तो उस केस में सर रेड कार्ड दिखाया जाता है, जिससे सर तुरंत प्रभाव से प्लेयर को मैदान से बाहर कर दिया जाता है। तो उस प्लेयर की जगह क्या कोई नया रिप्लेसमेंट आ जाता है या फिर नहीं? सर अगर येलो कार्ड पर प्लेयर है तो रिप्लेसमेंट आ सकता है, सब्स्टिट्यूट जिसको बोलते हैं। और सर हाँ। रेड कार्ड है तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। जो लास्ट फीफा वर्ल्ड कप है वो कब हुआ था? जी सर, लास्ट फीफा वर्ल्ड कप सर 2022 में हुआ था सर। फाइनल किन के था? काफी फेमस भी था वो फाइनल। जी सर। और जो फाइनल मैच है सर वो अर्जेंटीना और फ्रांस की टीमों के बीच खेला गया था। विनर कौन था? सर इसमें अर्जेंटीना सर विनर है। ठीक है। और बैडमिंटन, ये जो बैडमिंटन है वो भी आप खेलते हैं? जी सर। बैडमिंटन में जो सर्विस करने के रूल्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें जो OD1 का फॉर्मूला चलता है कि आप किस तरफ से सर्विस करेंगे, वो आप थोड़ा समझाइए। जी सर। सर जब स्टार्ट करते हैं जीरो से, जो इवन पॉइंट्स होते हैं 0 to 4, इस समय सर जो प्लेयर होता है वो कोर्ट की राइट वाला जो बॉक्स होता है सर, इसको दो बॉक्स में, दो भागों में बांटा होता है कोर्ट को, राइट और लेफ्ट। राइट वाले बॉक्स से करता है और अपोजिट साइड में डायगोनली करते हैं सर इसके अंदर सर्विस। और जो ऑड पॉइंट्स होते हैं 1 3 5, इसमें सर लेफ्ट साइड से सर्विस की जाती है, इसमें भी डायगोनली की जाती है। ठीक है। और मैं जब सर्विस कर रहा हूँ तो बॉल अगर नेट के टच होके अगले जो लेफ्ट या फिर जो भी है उसको फील्ड में चली जाती है, तो क्या वो फाउल होता है या फिर सही माना जाता है उसको? सर उसको सर वैलिड सर्विस ही माना जाता है। ठीक है। जैसे अपन खेल रहे हैं, खेलते खेलते मेरा शरीर का कोई हिस्सा है वो नेट के टच हो गया, क्या वो फाइल होगा, फाउल होगा या वैलिड होता है? सर ये डिपेंड करता है सर। अगर सर जब हम शॉट मार रहे हैं, अगर शॉट मारने के बाद में टच होता है बॉल, अगर उनके अपोनेंट के उसमें चले जाती है कोर्ट में शटल, उसके बाद हम्म। अगर टच होता है तो सर वो हाँ। फाउल नहीं होगा। और अगर सर शॉट मारने से पहले या अपोनेंट के कोर्ट में अगर शटल है उससे पहले अगर टच हो जाता है तो उसको फाउल मानते हैं। ठीक है। और जो आउटर लाइन है जिसमें इन आउट का जो रूल्स रहते हैं वो सिंगल्स में और डबल्स में अलग अलग होते हैं या फिर वो सेम ही रूल होते हैं इन आउट के? और सर्विस करते जी टाइम सर। जो लाइंस के इन आउट के रूल है, मुझे तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप बता दो। जी सर। सर सिंगल्स में सर जो कोर्ट का डायमीटर होता है सर वो 44 फीट लेंथ होती है। और सर 17 फीट सर उसकी आ, आ, सर 44 फीट उसकी जो होती है सर, 44 फीट उसकी लेंथ होती है और 17 फीट उसकी विड्थ होती है सर सिंगल्स के लिए। पर ठीक है। जब डबल्स खेला जाता है तो उसके अंदर सर जब नॉर्मल गेम चल रहा है उस समय
44 फीट लेंथ होती है और 20 फीट उसकी विड्थ हो जाती है। सर सर्विस के टाइम में सिंगल्स के अंदर जो साइड में जो 1.5 फीट की जो स्ट्रिप्स होती है सर, उनको आउट आउट मानते हैं। तो उसके अंदर सर जो 13 फीट का स्पेस होता है, 13 फीट और 8.5 फीट का बॉक्स होता है, उसी के अंदर सर्विस कर सकते हैं। ठीक डबल्स है। के अंदर सर जो पीछे वाली पट्टी होती है सर 2.5 फीट की, उसको सर्विस में आउट मानते हैं, लेकिन जो साइड वाली जो पट्टी होती है 1.5 फीट की, उसको सर्विस के लिए सही माना जाता है, उसको इन मानते हैं। भारत के कोई 5 जो आपको बढ़िया बैडमिंटन प्लेयर लगते हैं उनके नाम बताओ आप। जी सर। हाँ सर, पीवी सिंधु, हम्म। हाँ, साइना नेहवाल, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रांकीरेड्डी, और सर गायत्री गोपीचंद। ठीक है। और जी मुझे बैडमिंटन रैकेट खरीदने हैं, बढ़िया कंपनी किस कंपनी के आते हैं? और शटल कॉक और जो बैडमिंटन रैकेट है अच्छे कंपनी के कौन से आते हैं? जी सर। सर जो बैडमिंटन रैकेट है सर, वो कई सारी कंपनियां अच्छे बनाती है सर। सबसे अच्छे रैकेट्स आते हैं सर योनेक्स के, हम्म। हेड कंपनी के, लिनिंग के। सर मेरे को सर इनका तीनों का लगता है कि अच्छे रैकेट आते हैं। शटल हम्म। सर योनेक्स बनाता है सर, स्काईलार्क बनाते हैं। हम्म। इन दो की शटल सर काफी अच्छी होती है। ठीक है। आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा। जी सर। क्या तकनीक है ये? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सर डाटा का प्रयोग करके कंप्यूटर के थ्रू ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम में ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है उसको मिमिक करने का कोशिश करते हैं। जो डिसीजन मेकिंग है वो सिस्टम खुद ब खुद ले ले, उसके लिए उसको ट्रेन किया जाता है डाटा सेट्स के थ्रू। इसमें जो एक डीप फेक करके कोई नाम टर्म है टेक्नोलॉजी की, उसमें डीप फेक ये क्या तकनीक है? इसमें किस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज की जाती है? सर इसके अंदर इमेज प्रोसेसिंग यूज की जाती है। इसके अंदर एक इमेज को दूसरी इमेज पे सुपर सुपर इम्पोज करके एक फेक इमेज क्रिएट की जाती है। इसमें अपन देखते हैं कि इसके दुरुपयोग तो काफी किए जा सकते हैं, जैसे किसी पर्सन की जो प्राइवेट फोटोज है वो भी आप जनरेट कर सकते हो उससे। कई तरह के मिस यूज है, लेकिन इसके फायदे भी हैं काफी, जो आप बताना चाहेंगे? सर डीप फेक का इस्तेमाल करके सर हम एक किसी हम हमको अगर सिमिलर इमेज बनानी हो, या फिर हमको अगर मान लीजिए हम कहीं घूमने जाते हैं और हमको एडिट करना हो, मेरी जगह किसी और का फोटो दिखाना हो, फोटोशॉप के अंदर इसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। हम्म। इलस्ट्रेशन सर हमको बनाने हो, ट्रैफिक के लिए इलस्ट्रेशन बनाने हो हमको, और सिक्योरिटी के लिए बनाने हो, उसके अंदर भी सर जो ये टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जो मिसयूज है उनको कैसे रोका जा सकता है? जैसे मेरी किसी ने फोटो बनाकर उसका मिसयूज कर रहा है या मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो मैं उस चीज से कैसे बचूं? सर इसका पता लगाना काफी मुश्किल होता है सर। जब तक हमें पता नहीं लगता कि हमारी फोटो का दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, तब तक हम इसके बारे में कुछ कर पाए, इसके लिए सर काफी सोफिस्टिकेटेड टूल्स है सर। कुछ एप्स इसके लिए बनाए हुए हैं, जो हम अगर हमारी फोटो डालते हैं उसके अंदर, तो वो बता उनसे पता लग जाता है कि इसका डीप फेक बना हुआ है क्या। अगर वो जो वेब स्पेस है उस पर सर्कुलेटेड है। दूसरा सर, अगर हमको पता लगता है कि ऐसा कोई डीप फेक बना के उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो सर हम इसकी शिकायत सर कर सकते हैं जैसे एक आईटी एक्ट जनरल के तहत वीड सर। जैसे अभी आज के टाइम जैसे इंडो पाक पाक की जो टसल्स चल रही है, इन बिटवीन मेरा कोई वीडियो डीप फेक में बना के चढ़ा दे, तो आम लोगों को क्या पता लग सकता है कि ये डीप फेक है? उसमें कुछ ऐसे की पॉइंट्स है जिनसे हमें पता लग जाए कि भाई हाँ, ये डीप फेक लग रहा है। हाँ सॉरी सर, मुझे सर इसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है सर। जैसे कि भाई जो इसमें आई मूवमेंट का हो सकता है, जो लाइट्स का हो सकता है, उस तरह की कुछ चीजें हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू हर्ष जी। थैंक यू सर। हाँ हर्ष। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार। ये टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है? सर ये टेरिटोरियल आर्मी सर, जो सिविलियंस जो होते हैं जिनको आर्मी में इंडक्ट किया जाता है स्पेशल पोजीशंस पे, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इनको सर जब जरूरत पड़ती है आपातकालीन स्थिति में या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज में, उस समय इनको बुलाया जा सकता है देश की सेवा के लिए। क्या ये सर ये एक नियमित तरीके से, नियमित सैनिक नहीं होते ये लोग?
हाँ सर, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ सर। ओके, सॉरी सर। ठीक है। आकाश रक्षा कवच ये क्या है? सर ये एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है सर, जिसमें सर हम्म। आकाश मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। इससे हम्म। सर जो हमारा जो एरिया है, हमारी जो टेरिटरी है, उसकी तरफ आती हुई किसी भी मिसाइल, ड्रोन या जो भी अनार्म्ड एरियल व्हीकल है, उसको सर टारगेट करके न्यूट्रलाइज किया सकता है। इसका कुछ रेंज वगैरह बता पाएंगे आप? जी सर। सर ये मीडियम रेंज है सर। सर एग्जैक्ट रेंज मुझे नहीं पता, बट अराउंड 150 to 200 किलोमीटर सर इसकी रेंज होती है। ओके। एक और नया वर्जन है इसका, आकाश प्राइम। जी सर। इसका कब परीक्षण हुआ, ये क्या है? हाँ जी सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, बट सर अभी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। एक और है बराक एमआर, जी सर। बताएं। हाँ सॉरी सर, मैं इसके बारे में भी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। बोफोर्स का सुना है नाम आपने, बोफोर्स? जी सर। बताएं। सर ये हम बोफोर्स जो आर्टिलरी गन्स होती है सर, बोफोर्स कंपनी बनाती है आर्टिलरी गन्स। सर ये भारत स्वीडन से सर इंपोर्ट करते थे। अभी सर इसका इंपोर्ट बंद हो चुका है। इसको भारत ने पिछले कई युद्धों में सर काम में लिया था। ओके। एक गोवा में अभी हाल ही में एक भगदड़ हो गई है जिसमें काफी लोग घायल हुए हैं। वो मंदिर है, उस मंदिर का नाम बता पाएंगे? जी सर, वो मंदिर सर लाइराई देवी मंदिर है सर। कहाँ पर है? सर वो गोवा के अंदर है सर। गोवा में कोई स्पेसिफिक जगह कोई? सॉरी सर, मुझे सर एग्जैक्ट जगह का नहीं पता सर। अच्छा, क्या कारण था वहां पे भगदड़ का? सर वहां पर प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा वहां पर लोग आ गए थे। और जो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन था सर मंदिर का, उनको बोला गया था कि वार्निंग सिस्टम लगाएं वो, और कैमरास लगाएं और मॉनिटर करें। तो उन लोगों ने ये सब फॉलो नहीं किया था। ना उन्होंने साउंड सिस्टम लगाया था वार्निंग का, ना कैमरा लगाया, जिससे कंटिन्यू मॉनिटर नहीं हो पाया। और हम्म। अचानक से जब भीड़ बढ़ गई, तो उस समय उसको भीड़ को कंट्रोल करना, मैनेज करना मुश्किल हो गया, और इसी के चलते भगदड़ हो गई सर। ये पढ़ा है आपने ऐसा? जी सर। कंफर्म? सर मैंने ये पढ़ा है कि वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे चूक हुई थी, उनके पास मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं थे। इससे वो कितने यात्री कितने श्रद्धालु वहां पर है, इसको मॉनिटर नहीं कर पाए थे। ठीक। और जब भीड़ बहुत। ये बताएं, डिजिटल एक्सेस क्या होता सर सॉरी सर, मैं इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता, बट सर क्या मैं गेस कर सकता है? हूँ? करिए। सर डिजिटल एक्सेस सर मीन्स हर हर जो सिटीजन है, हर जो पर्सन है, उसको जो डिजिटल सेवाएं हैं उनका लाभ मिले, उसकी एक्सेसिबिलिटी हो, उसको सर डिजिटल एक्सेस बोलते हैं। अभी ये इन दिनों सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया है इससे संबंधित? हाँ सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ सर इससे। ओके, एक क्वेश्चन और मेरा। अभी ब्रिटेन में लोकल बॉडी पोल हुए हैं, जी सर। बताएं उनके बारे में। हाँ सॉरी सर, मैं इसके बारे में भी अवेयर नहीं हूँ सर। कनाडा इलेक्शंस, जी सर, इसके बारे में जानकारी है सर। बताएं। सर इसके अंदर सर जो चुनाव थे, मुख्यतः दो पार्टी में थे सर, जो हम्म। कंजर्वेटिव पार्टी है, लिबरल पार्टी। हम्म। इसके अंदर सर लिबरल पार्टी मार्क कार्ने की लीडरशिप में सर चुनाव जीती, और मार्क कार्ने वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है। और विरोधाभास किस बात का था, भारत और कनाडा? सर जो मुख्य जो मुद्दा था वो खालिस्तान को लेकर के था। खालिस्तान जो भारत विरोधी विरोधी गतिविधियां करता है, उसका सर पुरजोर विरोध, उसका जो भारत का समर्थन, कनाडा भारत का समर्थन नहीं कर रहा था। और कहीं ना कहीं खालिस्तानी जो समर्थक थे, उनको वो अपना सहयोग दे रहा था। हम्म। चलिए, एक और क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन चुनाव, जी सर। बताएं। सर इसके अंदर सर जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, इसमें सर लेबर पार्टी के एंथनी अल्बानीज फिर से चुनाव जीत करके वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा हर्ष। अ, जितने नरेंद्र सर रिव्यू करें।
हर्ष, सुनाई दे रही है आपको, जी सर। आवाज आ रही है? सर हर्ष का जी सर, आ रही इंटरव्यू है सर। 13 को है, 13 को। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, हर्ष का सर बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया है इन्होंने, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है इनको, बहुत अच्छी इनकी पीडी है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस इन्होंने बहुत अच्छे डील किए हैं। प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो काफी अच्छा है इनका, और आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। बट कुछ चीजें हैं, जैसे इनको थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल को थोड़ा सा अच्छा देखना, और राजस्थान के थोड़े से आर्ट कल्चर को एक बार आप थोड़ा सा मतलब जी ऊपर सर। ऊपर सर्च की नजर से देख लीजिएगा ना। बाकी वेल गुड, श्योर कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है। आई होप मतलब इस बार आप एसडीएम बनेंगे, है ना? थैंक यू सर, वेरी थैंक गुड। यू सो मच सर। ओके। ओके सर, लिख। जी सर। जी दिनेश सर। रश जी, जैसा सर बता रहे थे, आपका कॉन्फिडेंस वगैरह, आपका नॉलेज वगैरह सब अच्छा है, उसमें कोई इशू नहीं है। आप थोड़ा, जैसे सर ने एक पूछा था कि भाई आप टेक्निकल बैकग्राउंड से इधर जैसे आरएस में आ रहे हो, तो उसका क्या फायदा मिलेगा। उसमें जो आपने चीजें बताई थी, उसमें आप सबसे ज्यादा बेटर चीज ये बता सकते हो कि जो टेक्नोलॉजी हमने सीखी है बीटेक के दौरान, तो आजकल जो पूरा गवर्नेंस है वो ई गवर्नेंस की तरफ जा रहा है। जैसे कोई भी फाइल प्रोसेस करनी है तो ई फाइल है, कोई भी काम है तो आजकल जो फाइलिंग सिस्टम है, रेट टेपिज्म है, वो पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, सब काम ऑनलाइन हो रहा है। तो उसमें सर सामान्य की बजाय हम जो विशेषज्ञ है वो काफी ज्यादा बेटर कर सकते हैं, हमें टेक्नोलॉजी का पूरा पता है। तो टेक सेवी जो टर्म है, वो हम टेक सेवी उसमें ज्यादा एक्सपर्ट हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं आप उसमें बोल सकते हो, बाकी आपका बेटर है। जी सर। बहुत अच्छा हर्ष। ओवरऑल बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं आपने। शब्द चयन, भाषा शैली, और बहुत ही वाक्य संरचना, सब कुछ बहुत अच्छा। पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी। ये बियर्ड आप ये इसको क्लीन सर करिएगा। क्लीन शेव। जी सर, क्लीन एक दिन पहले करूंगा सर। शेविंग, ये क्लीन मुस्टैच, शेव, हाँ। ये भी क्लीन रखते हैं सर मुझे। पूरा। सर पूरा सर पूरा क्लीन करूंगा सर, पूरा, क्लीन हाँ हो सर। जाएंगे, ठीक है। चश्मा सही है आपका। और हम्म। उत्तर, सारे उत्तर बहुत अच्छे रहे हैं। करंट के कुछ फैक्ट्स जो ये जो मैंने अभी आपको पूछे थे, ये आज के न्यूज़पेपर से पूछे हैं मैंने आपको। ये जो आकाश और बराक और ये बोफोर्स और ये सब। तो कोशिश करें कि सेम डे का न्यूज़पेपर या पिछले न्यूज़पेपर सारे आपको रेडी हो। और जी जो सर। ये उत्तर आपने गोवा वाला दिया है, इसमें उत्तर तो सही है आपका, पर आप इसमें मूल कारण नहीं बता पाए। मतलब ये उत्तर जी सभी मंदिरों पे लागू होता है। जो आपने एक जनरल उत्तर दिया है, ये गलत नहीं है, जी सर। पर ये अनुमान आधारित था आपका। इसमें जो उत्तर कारण था वो, वहाँ वैशाख शुक्ल पंचमी को एक उत्सव होता है, जिसमें जो भक्त होते हैं, भक्त को वहाँ धौंड कहा जाता है, धौंड। तो ये वहाँ धौंडची तली होती है, उसमें नहाकर ये लोग पैदल अंगारों पे चलते हैं इसी दिन। और उसको देखने के लिए जी भीड़ उमड़ पड़ी, और प्रशासन उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। इसी कारण वो सिर गांव गोवा है, वहाँ ये घटना हुई है। बाकी उत्तर ठीक था आपका, इसको थोड़ा उदार सुधार करिए। बाकी ओवरऑल जी बहुत सर। अच्छा परफॉर्मेंस। हर्ष, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, ऑल द बेस्ट।